आप सभी आत्मीयजनों को मेरा नमस्कार और जीवन उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से पापा के जन्मदिन पर ये आयोजन आरंभ किया है और ये एक तरह से उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी संवेदनशीलता और उनकी अ, जीवन को मतलब जिजीविषा और जीवन को एक उत्सव धर्मिता के साथ जीने की जो उनका जो जज़्बा है, एक तरह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही मेरे मन में ये बात आई कि इस तरह का आयोजन हम सबको बहुत हिम्मत देगा और आप सब जो यहाँ जुड़े हैं, ये मेरे लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। 2 वर्षों से आप जुड़ रहे हैं और अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मेरे एक अनुरोध पर आप यहाँ सब एक तरह से ये उनके प्रति सम्मान है, हमारे प्रति इतना आपका स्नेह है, जो आप इतना समय निकाल कर आते हैं और एक तरह से उन जीवन मूल्यों के प्रति आपकी आस्था को भी दर्शाता है। उन अ, मान्यताओं के लिए, उन मूल्यों के लिए, उस संवेदनशीलता के लिए और उस जीवटता के प्रति आपके मन में जो एक आस्था है, उसको भी दर्शाता है कि हम यहाँ एकत्र होते हैं और उनको याद करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। मेरे लिए तो पिता हैं, तो भूलने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आप सबके साथ जब मैं उनको विभिन्न उनके व्यक्तित्व के पहलुओं को याद अलग से भी आपके साथ मिलकर भी करती हूँ, तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और उनसे बहुत कुछ सीखा है जीवन में और इस भागते-दौड़ते हुए जो आपाधापी का हमारा जीवन है, इसमें जो एक तनाव और जिस ऊहा-पोह को हम सब झेलते हैं, उनका जीवन एक मिसाल मुझे लगता है अपने आप में है, कि जो हमें रुक कर, ठहर कर उन मूल्यों के प्रति सोचने के लिए एक संकेत करता है, बाध्य भी करता है कि धारा के विरुद्ध बहना क्या होता है, विभिन्न संघर्षों के बीच, विरोधी परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराकर कैसे जिया जा सकता है, अपने आप को लगातार कैसे सक्रिय रखा जा सकता है। तो अ, उनकी उसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका संगीत के प्रति बहुत गहरा लगाव था अ, जो संस्कार रूप में मुझे भी मिला और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ, मैं और मेरे भाई दोनों, कि हमें उनका आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला और मैं सिर्फ़ पिता की अपनी बात नहीं करूँगी। रंजन अडालजा में श्रीमती रंजन अडालजा जो उनकी जीवन संगिनी हमारी माँ, जिन्होंने कला साधना में ही नहीं, जीवन साधना में लगातार वो उनके साथ खड़ी रही और हम जो दोनों दृष्टिबाधित संतानें उनके जन्म से थी, उनको उन्होंने एक एक व्यक्तित्व दिया, एक जीने की उम्मीद दी, हमें इस योग्य बनाया, ये उन्हीं दोनों की साधना का सुफल है जो हम दोनों भाई-बहन आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं जितना उनके बारे में बात करूँ कम है, लेकिन मैं बस ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए कबीर का एक पद से मैं इस संध्या का आरंभ करना चाहती हूँ। आ आ आ आ इस घाट अंतर बाग बगीचे, इस घाट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा, इसी में सिरजनहारा, इस घट
अंतर पारस मोती इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा इसी में परखन हारा इस घट अंतर सात समुंदर इस घट अंतर सात समुंदर इसी में नौलख तारा इसी में नौलख तारा इस घट अंतर अनहद बाजे इस घट अंतर अनहद बाजे अनहद बाजे इस घट अंतर अनहद बाजे इसी में उठत फुहारा इसी में उठत फुहारा कहता कबीर सुनो भाई साधो कहता कबीर सुनो भाई साधो इसी में साईं हमारा इसी में साईं हमारा इसी साईं हमारा। अब मैं प्रकृति मेरी बेटी जो 2 सालों से तो मेरे साथ ही यहाँ पे होती थी और उसके सानिध्य में ही हम संचालन होता था इस कार्यक्रम का, लेकिन अब वो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं, तो अब वहाँ से जुड़ी हैं। तो मैं अब प्रकृति को अनुरोध करती हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन अपने हाथ में लें और ये भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ एक बात रह गई कि एक तो इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बायलिंगुअल रहेगा, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों और एक बहुत ही खास हमारी मेहमान हमारी अतिथि वक्ता आज हमारे बीच हैं डॉक्टर वर्षा दास जिनका विधिवत परिचय भले ही प्रकृति देंगी आपको, लेकिन उनसे मिलना उनसे जुड़ना इतना एक समृद्धकारी अनुभव है और गांधी वादी अगर मैं चिंतक कहूँ तो वो काफी नहीं होगा उनके लिए। वो उन मूल्यों को उन्होंने आत्मसात किया है, जिया है, अपने जीवन में उतारा है और उनके व्यक्तित्व की जो सादगी है वो आपको अंदाजा हो जाएगा क्योंकि मैं तो जितनी बार उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलता है और जितनी सहजता से उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया आज क्योंकि पापा से उनका जुड़ाव रहा है उनकी कला से और उनके बारे में लिखती भी रही हैं वो। तो एक क्योंकि खुद वो एक कला मर्मज्ञ, कला समीक्षक हैं, लेखिका हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व है। लेकिन जब भी मैंने उनसे बात की कभी मुझे ऐसा कोई एहसास बड़प्पन का उन्होंने नहीं दिलाया और यही शायद उनकी व्यक्तित्व की मुझे सबसे बड़ी विशेषता लगती है। तो अभी मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, करना चाहती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में अपना समय बहुमूल्य समय निकाल कर आई हैं। तो मैं प्रकृति को अनुरोध करती हूँ कि वो आगे का संचालन कार्यक्रम का अपने हाथ में लें। Very, very warm welcome to everyone. I will start by very briefly kind of talking about Nanaji and then giving a little formal introduction and after that I'll take the program forward.
Jeevan Adalja, a renowned Indian artist, a husband, a father, a grandfather, and a friend to many, Nanaji was an exceptional soul, exceptional in protecting his grace and innocence with a rare wisdom and an unrelenting zeal towards life. His presence felt like a gently flowing river, soothing, calming, and nourishing. Despite the many daunting obstacles that life threw at him, his childlike spirit and flexibility almost made it feel like he was gliding through it all. Here, I would like to share a distinctive memory that I had with him. In Greece, in 2017, while all of us were chatting and waiting for our order at a restaurant, Nanaji would sketch on the tissue paper or newspaper. He would just sketch even while on a bus ride, letting the movement of the bus guide the strokes of his pen. Later, improvising on the sketch, creating another story. This never stopping passion towards art, his sheer zeal for life, embracing its challenges and uncertainties are what make my Nanaji so exceptional. I learn from him now how to keep living life with a simple yet enduring heart. Artist Sri Jeevan Narottam Das Adalja was born in Karachi, Pakistan in June 1931. He was the youngest son in a family of medical doctors. During the partition, their family migrated to Amreli in Gujarat. He was enchanted by rural life, keenly observant of people in their everyday lives and artistic in his sensibilities. He was inseparable from his art at a very young age. In those days, all the way back in the 1950s, pursuing art was not considered a viable profession. It could be pursued along with other proper professions like engineering, medicine, law, or business, but not the sole form of earning. Yet his passion was so strong that he managed to convince his family of well established doctors, including his father and even his elder brothers, to follow his calling. With their eventual support, he went on to pursue two diplomas in applied and fine arts from the famous Sir J.J. School of Art in Mumbai, India, on merit scholarship. Thereafter, he worked at viewing centers in Ahmedabad and Madras before being selected as one among two young artists at the time nationally by the Government of India for a scholarship to study graphic art in Poland at the Academy of Warsaw. Delighted by the quality of his work, his teachers at the academy bestowed upon him a diploma instead of a certificate that was the original plan. He also acted in a German Polish film while there called The Silent Star. Throughout his professional journey, his confidant and humsafar, Srimati Ranjan Adalja, my nani, stood by him. Neighbors in their hometown, Amreli, their love story had blossomed since childhood, and they got married in 1957. Immediately after his return from Poland in 1961, he joined the likes of Jatin Das, Himmat Shah, Amrut Patel, Mohini Bakshi, Manu Parikh, and Patel Jairam at the Handloom Board in Kolkata, and in 1961 joined the Publications Division, Government of India, and continued there till retirement. His childhood in Karachi and Amreli, partition of 1947, his educational experiences in Mumbai and Poland have profoundly influenced his art and expression. In the words of R.S. Yadav, most of his work speaks of human character, emotions, and predilections. His paintings exhibit a dramatis personae and demonstrate a capacity to directly engage the viewer with his subject's story. J. Swaminathan, another eminent artist, describes three distinctive qualities that are immediately perceivable on looking at his works: an innate sense of design, a penchant for craftsmanship, and a decorator's delight in textures. Adalja loved the color black. He used it to his advantage to depict a myriad of human expressions on various and often obscure media. His first solo show was in Warsaw after his studies concluded in Poland, and he had since then participated in more than 100 solo shows in India and abroad. In 2014, IFEX, All India Fine Arts and Crafts Society, hosted a retrospective exhibition showcasing his lifelong works, which was inaugurated by Professor Rajiv Lochi, the director of the National Gallery of Modern Art. He also received a senior fellowship from the Ministry of Culture, Government of India in 1991 and was awarded Rashtriya Samman by Kalavarth Ujjain, Sahitya Kala Parishad Samman and Kala Shri as a
as awarded for drawing and as a veteran artist by IFX in 2001, 1998, and 1993. He has received the prestigious International Award for Poland magazine cover and Gujarat Lalit Kala Academy Award for 3 consecutive years, along with National Award for his painting from the Lalit Kala Academy. A PhD thesis on his life and works has also been published. In 2008, DD Urdu featured his life and works in a documentary titled Paigam Rawan, and this documentary is freely accessible on YouTube. Now, I'm delighted and honored to welcome our special speaker of the evening, Dr. Varsha Das, whose thoughts and understandings of art and life I have found very profound and eclectic, conveyed very simply and beautifully. Dr. Varsha Das is a renowned Gandhian thinker, writer, and an art critic. She is the former director of National Book Trust, India, and the National Gandhi Museum, New Delhi. She writes fiction, non-fiction, poetry, radio plays, and also for children in Gujarati, Hindi, and English. She has translated from Bangla, English, Gujarati, Hindi, Marathi, and Odia. Her poems have been a part of several anthologies in India and abroad. The first award she received was at the mere age of 18 from the government of Gujarat. Since then, she has been the recipient of several awards from organizations such as Sahitya Akademi New Delhi, Gujarat Sahitya Parishad, and Soka University, Tokyo. वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मौके पे याद किया, और प्रीति बहन का स्नेह हमेशा बना रहा है, तो वो जब फोन करती है तो मुझे हाँ ही कहना होता है और कुछ नहीं। वैसे प्रकृति ने जो कुछ अंग्रेजी में कहा वही बात मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ। उनका परिचय, क्योंकि मतलब जीवन में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं और उनका काम किस किस दिशा में फैला है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने उनके बारे में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो आज अडालजा जी हमारे बीच होते तो हम उनका 92 वर्ष का जन्मदिन मना रहे होते, 92 इयर्स। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही कहा जाता है कि आत्मा अमर है, इट्स इमॉर्टल, और शरीर नश्वर है। लेकिन जिन व्यक्तियों में कला और साहित्य का हुनर होता है, वह तो उनके रचयिता के जाने के बाद भी उन्हें अन्य प्रकार के मूर्त रूप में जीवित रखता है। Their writings and visual arts remain with us in tangible forms. अडालजा जी को मैंने एक कलाकार के रूप में जाना था। वे एक मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन और मितभाषी व्यक्ति थे। I had never seen him angry or argumentative, never. जबकि कई कलाकार आप आर्ट गैलरी में जाए तो किसी न किसी बात पे उनकी दलीलें चलती रहती हैं, पर अडालजा जी मुस्कुराते रहते थे और सुनते रहते थे। 5 जून 1931 के दिन कराची में उनका जन्म हुआ। 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तब उनका परिवार समुद्री मार्ग से, शिप से भारत आया और वे लोग गुजरात के सौराष्ट्र में अमरेली में जा बसे। ये अमरेली मेरे नाना जी का भी शहर रहा था, इसलिए मेरा भी अमरेली से खास लगाव है। अडालजा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। उनकी माता जी बहुत सुंदर कढ़ाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी, और वहीं से प्राप्त कला शायद उनके बेटे में पनप रही थी। चित्रकला के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। वर्ष 1955 में उन्हें पेंटिंग में डिप्लोमा मिला। 1956 में वहीं से अप्लाइड आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। 21 मई 1957 के दिन
रंजन बहन से उनका विवाह हुआ। रंजन बहन का अडालजा जी के जीवन में आना उनकी कला यात्रा में बहुत ही लाभदायक रहा। प्रत्येक चित्र बनाने के बाद अडालजा जी अपनी पत्नी की राय लेते थे और वह जिस चित्र को पसंद करती थी उसी को प्रदर्शनी में भेजते थे और उनको उस पर पुरस्कार भी मिल जाता था। वर्ष 1958 से 60 के दौरान अडालजा जी को ग्राफिक आर्ट सीखने के लिए पोलैंड से स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने ग्राफिक आर्ट में भी डिप्लोमा प्राप्त किया। वर्ष 1961 में उनके पुत्र नीरव का और 1963 में पुत्री प्रीति का जन्म हुआ। न जाने क्यों, लेकिन दोनों संतानें जन्म से दृष्टिबाधित है। उनके पिता ने उन्हें यह कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी परवरिश ने उन्हें अंधेरी दुनिया से निकाला और उनकी अन्य शक्तियों को उजागर किया। दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और आज नीरव और प्रीति दोनों दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेजों में हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी दौरान अडालजा जी ने वर्ष 1962 में यूनेस्को द्वारा पोलैंड में आयोजित भारतीय ग्राफिक्स की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। 1962 और 64 में टोक्यो के प्रिंस के बिएनाले में, 1967 में टोक्यो के पेंटिंग के बिएनाले में भी अपनी कलाकृतियां भेजी। फिर तो स्विट्जरलैंड, साओ पाउलो, लाइप्जिग, मनीला, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, जर्मनी, नैरोबी, क्यूबा, मेक्सिको इत्यादि में हो रही प्रदर्शनियों में उनके चित्र या प्रिंट्स प्रदर्शित होते रहे। It looks like he through his artworks was a globetrotter. पूरी दुनिया की सैर कर ली। अहमदाबाद के कैलिको मिल्स में वे आर्ट डिजाइनर के रूप में कार्यरत रहे। शायद कपड़ों पर डिजाइनें बनाने का ये पहला अवसर था जो प्रदर्शनी के लिए की जाती कलाकृतियों से अलग एक आकर्षक व्यवसाय था। उस समय का अडालजा जी का काम मैंने टेलीविजन के एक इंटरव्यू में देखा। दूरदर्शन के उर्दू चैनल पर अडालजा जी का इंटरव्यू किया गया था और उनसे बातचीत करने वाले व्यक्ति की उर्दू इतनी कठिन थी कि मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया, लेकिन अडालजा जी के उत्तर शुद्ध हिंदी में सरल और सहज थे और उनके व्यक्तित्व की तरह ही। इस इंटरव्यू के प्रारंभ में अडालजा जी गीत गा रहे थे कि बचपन के दिन भुला न देना। इतना सुरीला कंठ। I mean, I knew him as an artist, a painter. मुझे पता ही नहीं था कि वे इतना बढ़िया गाते भी हैं। यही सुरीली आवाज प्रीति बहन के कंठ में भी पाई जाती है। गुजराती के मूर्धन्य कवि श्री उमाशंकर जोशी की एक कविता को प्रीति बहन ने स्वरबद्ध किया है और गाया है। तो पिता की चित्रकला को तो प्रीति बहन देख नहीं पाई, लेकिन उनकी संगीत कला प्रीति बहन को विरासत में मिली है। हाँ, तो मैं अहमदाबाद की कैलिको मिल्स की बात कर रही थी। वहां कपड़ों पर किए गए डिजाइन में सीधी और आड़ी रेखाएं थी। कपड़ा और उन पर बनाई गई रेखाओं के रंग बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, कोई इंट्रिकसी नहीं, उनके चरित्र की तरह ही। कैलिको मिल्स के सफल अनुभव के बाद अडालजा जी ने ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड के वीवर्स सर्विस सेंटर में काम किया। कला को कमर्शियल स्तर पर प्रस्तुत करने की शिक्षा शायद अप्लाइड आर्ट के डिप्लोमा से मिल तो गई थी, लेकिन अपनी कला को बाजार तक पहुंचाने का अवसर कैलिको मिल्स और हैंडलूम बोर्ड में प्राप्त हुआ। कला की सफलता और लोकप्रियता का यह भी एक पैमाना है।
हैंडलूम बोर्ड के बाद अडालजा जी दिल्ली के पब्लिकेशंस डिवीजन में आर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त हुए। पब्लिकेशंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक विभाग है। यहाँ कई पत्रिकाएं और पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। अडालजा जी उन सब के कवर डिजाइन बनाते थे। वे पाब्लो पिकासो, वैन गॉग, पॉल क्ले, ब्राक, गोगा की कलाकृतियों से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने किसी की कॉपी नहीं की। उन्हें हुसैन, गायतोंडे, रजा, रामकुमार के चित्र भी अच्छे लगते थे। उन्हीं के शब्दों में कहूं तो उनकी प्रोडक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है, ऐसा वो कहते थे। अडालजा जी के चित्र फिगरेटिव है, मकान और मनुष्य। उनके चित्रों में काले रंग का प्रयोग अधिक दिखता है। वे कहते थे, मुझे काला रंग पसंद है। इंसान की जिंदगी तहदार होती है। काले रंग के भी उसी तरह बहुत शेड्स हैं जो अन्य रंगों में नहीं है। ब्लैक इज अ पावरफुल कलर, वो हमेशा कहते थे। अडालजा जी को कई अवार्ड्स मिले थे। सर्वप्रथम 1956 में महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड, फिर वर्ष 1962, 63 और 64 में गुजरात स्टेट अवार्ड, 1974 में पोलैंड का मैगजीन कवर डिजाइन, 1965 में नेशनल अवार्ड, 90 के दशक में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के अवार्ड्स, चंडीगढ़ में आयोजित ड्राइंग के बिएनाले एग्जीबिशन में सिल्वर मेडल, साहित्य कला परिषद का सम्मान भी प्राप्त हुआ। अडालजा जी से मेरा परिचय दिल्ली में हुआ, पब्लिकेशंस डिवीजन में नहीं, दिल्ली की आर्ट गैलरीज में। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी अखबार जनसत्ता के लिए कला समीक्षाएं लिखती थी। 3 जनवरी 2008 के जनसत्ता में मैंने जो लिखा था उसी को पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले उस उर्दू चैनल के इंटरव्यू में अडालजा जी ने मरणोपरांत उनके चित्रों का क्या किया जाए उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उसे आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि उनके चित्रों को बहुत कम पैसे लेकर या बिना पैसे भी किसी संस्था के पास रखा जाए। मुझे लगता है कि संस्था की बात शायद उन्होंने इसलिए कही होगी कि वहां रखे गए चित्रों को प्रदर्शित करने के अवसर मिलते रहेंगे। कलाकार को तो यही चाहिए ना कि लोग उनकी कला को देखें, उस पर बात करें, दूसरों से साझा करें। इस समय ये चित्र कहाँ है वो मैं नहीं जानती, शायद उनकी दोनों संतानों के पास ही होंगे। कुछ कलाकार इतने व्यवहार दक्ष नहीं होते कि अपने जीवन में ही सारा प्रबंध कर लें, और कुछ इस मामले में बड़े व्यवस्थित होते हैं। वसीयतनामे में अपनी संतानों के बीच चित्रों को बांट देते हैं। अडालजा जी की दोनों संतानों के पास शायद अपने पिता के चित्र होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। प्रीति बहन के उत्साह और प्यार भरे संपर्क के कारण ही मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा ले पाई हूँ। प्रीति बहन, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो अंत में जनसत्ता में छपी हुई वह समीक्षा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये छपी थी 3 जनवरी 2008 में, और 4 मित्रों ने की ये समूह प्रदर्शनी थी, जिसमें से मैं केवल अडालजा जी का हिस्सा ही आपको सुनाऊंगी। तो मैंने जो लिखा था कि 4 प्रकार की अलग अलग शैलियों में काम करने वाले और साथ ही एक दूसरे के काम के प्रति सम्मान और सद्भाव रखने वाले 4 कलाकार मित्रों के चित्रों की प्रदर्शनी पिछले दिनों ललित कला अकादमी की कला दीर्घा में देखने को मिली थी। ये थे जीवन अडालजा, के दामोदरन, प्रेम सिंह और एस के साहनी। अडालजा ने कागज पर जल रंगों से चित्र बनाए थे
और उनके चित्रों की सतह बड़ी रोचक होती है। कभी वे पूरे कागज को मोड़कर उसकी तहें बनाकर दबा देते हैं, फिर उसे खोलने पर पूरे कागज पर छोटे छोटे वर्गाकार बन जाते हैं और उन उभरी हुई लकीरों पर कलाकार मानव आकृतियां बनाते हैं। कभी पूरे कागज को या अखबार के बड़े टुकड़े को हथेलियों के बीच गोला बनाकर दबा देते हैं और फिर उसे खोलकर उस पर चित्र बनाते हैं। एक चित्र में कागज पर मच्छरदानी का टुकड़ा चिपकाया हुआ था और उस जालीदार सतह पर मनुष्य आकृतियां थी। एक और अडालजा जी के चित्रों की रोचक सतहें थी, तो दूसरी ओर उन सतहों पर बने भाव प्रधान चेहरे। प्रत्येक चेहरे पर स्तब्धता, सूनेपन का भाव और उन चेहरों की बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, लेकिन उन आंखों में काली पुतलियों के स्थान पर सफेद धब्बे। बातचीत में अडालजा जी ने बताया कि उनकी दोनों संतानें दृष्टिहीन हैं। शायद इसीलिए उनके चित्रों में वह रंग बिरंगी हो तब भी शांत संवेदना दिखाई देती है। सूर्य की आंखों में भी तो वही धब्बे पाए जाते हैं ना। अडालजा, यहाँ समीक्षा समाप्त हुई। मैंने दूसरे कलाकारों के बारे में जो लिखा था वो यहाँ अप्रस्तुत है, इसलिए वो नहीं पढ़ रही। पर यहाँ अडालजा जी के चित्रों से संबंधित समीक्षा तो समाप्त होती है, पर यह कहना जरूरी है कि बाद के चित्रों में मनुष्याकृतियों की आंखें बड़ी हैं और उनमें पुतलियां भी हैं। हाँ, चेहरे स्तब्ध से हैं, पुतलियां इसलिए कि वो दिव्य दृष्टि से दुनिया को देख रही हैं। तो प्रीति बहन, आपका बहुत बहुत आभार और आप सब श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत आभार कि मुझे ये बात आपके साथ साझा करने का आपने अवसर दिया। धन्यवाद। मैं मतलब अभिभूत हूँ, क्योंकि मैं इतने ध्यान से सुन रही थी और मुझे लगता है सबने ये बात महसूस की होगी कि कितनी गहराई, कितनी सूक्ष्मता से, कितनी व्यापकता और समग्रता के साथ जो आपने पूरी उनकी जो एक कला यात्रा है, जीवन यात्रा है, हमारे सामने रख दी और बारीकियों के साथ रखी, बहुत आत्मीयता के साथ रखी, बहुत संवेदनशीलता के साथ रखी। और मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है, लेकिन आपकी मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतने स्नेहपूर्वक आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत आभार। और वर्षा बहन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात जो रखी उनकी उनकी कलाकृतियों के बारे में, तो मैं भैया से बात ही कर रही थी, नीरव भाई से, कि उनके पास क्योंकि सारी वो कलाकृतियां उनकी मौजूद हैं, तो मैं वही हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी कुछ वेबसाइट बनाई जाए या फिर किसी गैलरी से मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप पता करिए और जो सहयोग हम लोग भी कर पाएंगे करेंगे, ताकि वो एक सही जगह पर, जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोगों के बीच पहुंच पाए, तो ऐसा बिल्कुल प्रयास रहेगा। और मैं नीरव भाई से ये अनुरोध किया है, अपनत्व तो से ही किया है, और क्योंकि उनके पास सारी कलाकृतियां सुरक्षित हैं, तो उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा संभव होगा। और एक सुझाव भी मैं देना चाहती हूँ प्रीति बहन की उनकी कुछ कलाकृतियों की एक कैटलॉग जैसी या कोई एक पुस्तक बने, जहां पर चित्र प्रिंटेड फॉर्म में भी हमारे सामने हो, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि कैटलॉग कोई हो, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये भी एक्चुअली कैटलॉग एक्चुअली जब रेट्रोस्पेक्टिव उनका किया गया था, तब कैटलॉग में भी काफी पेंटिंग्स हैं, और एक जो उन पर एक आकांक्षा जो है, उन्होंने थीसिस किया है इनके निर्देशन में, अर्चना जी के, तो उसमें उनके बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं उनको प्रिंट फॉर्म में रखा है, लेकिन उसको पब्लिश करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल आपके सुझाव का हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से वो
पब्लिश करना जरूरी है। जी पब्लिश करना जरूरी है, और जी जी। उनकी वेबसाइट भी बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम्म, पेन ड्राइव में है उनकी काफी उनके जो उनकी पेंटिंग्स हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उसको एक जगह लाना, संजोना और विधिवत व्यवस्थित रूप से उनको प्रदर्शित हम्म। कर पाना वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और आपका साथ साथ सुझाव ये बड़ा भी, महत्वपूर्ण है। हाँ साथ जी, साथ ये भी जरूरी है, वो प्रकृति ने मुझे कुछ ऑनलाइन उनके चित्र भेजे थे, लेकिन जी, कौन सा चित्र किस वर्ष में बनाया गया ये स्पष्ट नहीं था। वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि कलाकार की एक जो कला यात्रा है उसमें बिल्कुल, क्या बिल्कुल। क्या बदलाव आते गए, वो अगर वर्ष दिया जाए तो देखने कुछ वाले तैयारी को। तो कर रहे थे पापा के जीवित रहते हुए, कुछ तैयारी तो चल रही थी, लेकिन शायद वो पूरी नहीं हो पाई। तो हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही, क्योंकि फिर वो पूरी यात्रा उनकी तभी, उनका जो पूरा सफर है इस कला का, वो तो तभी सामने आ पाएगा। और वर्ष दर पर उनका बिल्कुल इतना काम है, इतना भंडार है जिसको हम कहते हैं, कि जिसे कहते हैं ना, अनगिनत कहा जाएगा उसको, क्योंकि वो हर वक्त ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, पेंट करते रहते थे, जी जी और जी। प्रयोगशील थे, क्योंकि तो बहुत बहुत आपके मतलब सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही उपयोगी हैं, और हम आगे इस पर जरूर प्रयास धन्यवाद। करेंगे कि इस पर अमल कर सकें हम। आपने मुझे तो मौका दिया, इसके लिए आपकी आभारी हूँ। ये आपका बड़प्पन है, पर हम आभारी हैं आपके कि आपने इतना समय दिया और इतनी सूक्ष्मता के साथ पूरा विवेचन किया, समग्रता के साथ। अ, जैसा कि वर्षा बहन ने अभी ज़िक्र किया कि पापा और माँ, जो मेरी माताश्री और मेरे पिता, दोनों एक-दूसरे के पूरक के रूप में ही रहे, क्योंकि दोनों के चेहरों पर इतनी मुश्किलों के बावजूद हमने कभी शिकन नहीं देखी, कभी कोई शिकायत नहीं देखी। एक लगन थी उनके अंदर, एक दृढ़ता थी उनके अंदर कि कोई भी आई है ये स्थिति हमारे सामने, तो उसको एक, जैसे कहते हैं ना कि अवसर में बदलना, समस्या को अवसर में बदलना, तो कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू अपॉर्च्युनिटी वाली बात थी उनके साथ, कि हमेशा कहते थे सॉल्यूशन की तरफ देखो। और इसीलिए वो हमारा दोनों का जो जीवन भाई-बहन का था वो सँवार पाए इस तरह से। तो मैं इसको इस रूप में कहती हूँ कि उन्होंने जीवन को भी कला के रूप में ही जिया, कलात्मक तरीके से बिल्कुल, और कला को अपनी जीवन धर्मी बनाया। और ये जो उनकी जीवन साधना और कला साधना दोनों एक साथ चलते रहे, और उनको साधना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि प्रायः या तो कलाकार अपनी कला में डूबे हुए होते हैं, या फिर अपने जीवन में लोग अ, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। लेकिन दोनों स्तरों पर इस तरह साधना, कला साधना को भी और जीवन को भी एक साधना की तरह, ये एक दुर्लभ कार्य था जो उन्होंने कर दिखाया। मैं आज आपके सामने अपने कुछ उद्गार रखना चाहती हूँ, जो उनके जीवित रहते ही मैंने कविता लिखी थी अपने माता-पिता दोनों पर, तो मैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अ, जिस दिन मुझको जन्म दिया था, अपने लिए अग्निपथ सृजा था। जिस दिन मुझको जन्म दिया था, अपने लिए अग्निपथ सृजा था। बस अंधकार था, लक्ष्य नहीं था तुम्हारे सामने। बस अंधकार था, लक्ष्य नहीं था तुम्हारे सामने। पलक झपकते ही पिघल गया था, तुम्हारा और पापा का बनाया मोम का वह सुंदर महल। सूख गए थे क्षण भर को मधुर कामनाओं के सोते। झुलस गए थे तुम दोनों की आंखों के इंद्रधनुष। लोगों को नजर आते थे केवल तुम्हारी आंखों में उमड़ते बादल। लोगों को नजर आते थे केवल तुम्हारी आंखों में उमड़ते बादल, पर एक आग तुम्हारे भीतर थी जिसने मध्यम होकर भी कभी बुझना नहीं सीखा। एक आग तुम्हारे भीतर थी जिसने मध्यम होकर भी कभी बुझना नहीं सीखा। उसी अग्नि को पाथे बना चल पड़ी तुम, चल दिए पापा भी साथ। उसी अग्नि को पाथे बना चल पड़ी तुम, चल दिए पापा भी साथ। जैसे जग के विस्तार में स्वर और ताल साथ साथ। जैसे जग के विस्तार में स्वर और ताल साथ साथ। जीवन राग के आरोह अवरोह ने, द्रुत विलंबित गति ने तुम्हें कभी थमने नहीं दिया। जीवन राग के आरोह अवरोह ने,
द्रुत विलंबित गति ने तुम्हें कभी थमने नहीं दिया। मेरे आंसू, मेरी मुस्कान, मेरी पीड़ा, मेरे उल्लास, मेरी पराजय, मेरे विश्वास, मेरे सपनों की वीणा में तुमने अपने स्वर साधे। मेरी आंसू, मेरी मुस्कान, मेरी पीड़ा, मेरी उल्लास, मेरी पराजय, मेरे विश्वास, मेरी सपनों की वीणा में तुमने अपने स्वर साधे। मुझे अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व दिया तुमने। मुझे अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व दिया तुमने। मेरी प्रगति का बढ़ता एक एक चरण तुम्हारे अंतस की आग के लिए ईंधन हुआ। धीरे धीरे संघर्षों की आंच में तपता, अवरोधों की कसौटी पर कसता तुम्हारा व्यक्तित्व खरा सोना बन गया। धीरे धीरे संघर्षों की आंच में तपता, अवरोधों की कसौटी पर कसता तुम्हारा व्यक्तित्व खरा सोना बन गया। आज जब तुम्हारी उम्र का सूर्य ढलान पर है, आज जब तुम्हारी उम्र का सूर्य ढलान पर है, काश मैं अपनी उम्र के सूर्य से तुम्हारे सूर्य को बदल पाती। जब वो जीवित थे तब लिखी थी। मेरी एक चाह और भी है कि तुम सी माँ और पापा से पिता सबको मिले। मेरी एक चाह और भी है कि तुम सी माँ और पापा से पिता सबको मिले, जो घायल पक्षियों में उड़ान की चाहत भर दे, टूटे हुए दियों को जगमगाने का हौसला दे, पाले से झुलसी फसलों को फिर पनपने की उमंग। मेरी एक चाह और भी है कि तुम सी माँ और पापा से पिता सबको मिले, जो घायल पक्षियों में उड़ान की चाहत भर दे, टूटे हुए दियों में जगमगाने का हौसला पर, टूटे हुए दियों को जगमगाने का हौसला दे, पाले से झुलसी फसलों को फिर पनपने की उमंग दे, फिर पनपने की उमंग दे। मेरे अपने उद्गार मैं आपके सामने रखना चाहती थी। मुझे लगता है कि जो एक संगीत का हमारा हिस्सा है इस कार्यक्रम का, जो लगभग अंतिम पड़ाव पे हम लोग अब पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा, उससे पहले हमारे बीच हमारे अपने जो लोग सब मौजूद हैं यहाँ पे, उनमें से मैं अनुरोध करूंगी कि जो अपने विचार पापा के बारे में कुछ कहना चाहें, हमारे माता पिता के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करती हूँ। मैं अमृत पटेल अंकल से अनुरोध करती हूँ, जो कि खुद एक जाने माने कलाकार और पापा के समकालीन रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, उनको करीब से जाना है उन्होंने, कि अगर वो कुछ शब्द कहें। प्रीति बहन नमस्कार। नमस्कार अंकल, थैंक यू सो मच, आप आए। और प्रकृति तुझे भी। नमस्कार। नमस्ते बेटे, नमस्ते। बाय। मैं मेरे कुछ अनुभव कहूँगा कि जो अभी प्रीति ने जो शुरुआत की थी, और प्रीति कही और इवन वर्षा बहन भी बोले थे कि वो उन्होंने कुछ साल बाद जब हैंडलूम बोर्ड ज्वाइन किया वीवर सर्विस सेंटर, तो मैं भी उसी वीवर सर्विस सेंटर का एक हिस्सा था, और मैंने भी मेरी काफी जिंदगी का काफी समय हैंडलूम के साथ सेवाएं में दी थी। और उससे ज्यादा ये था कि जब मैं 78 में दिल्ली में जब आया, तब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। 78 में मेरा पोस्टिंग दिल्ली में हुआ, तो मैं अडाल जी से मिला, कहा कि मेरी ऑफिस और अडाल जी का घर नजदीक में ही था, तो मैं कई बार उनके घर जाता था। उस वक्त प्रीति भी छोटी थी, तो उस वक्त का जो मैं घर पे माहौल देखता था, क्योंकि नीरव और प्रीति दोनों छोटे छोटे थे उस वक्त, 78 की बात है, तो उनको जो दोनों की प्रोसेस मैंने देखी थी पढ़ाने की, कि दोनों को किस तरह से वो पढ़ाते थे और किस तरह से उसको क्लास में की तैयारी कराते थे, इस विषय की तैयारी कराते थे, वो मैं देख करके मैं दोनों हाथ से सलाम करे तो भी कम है, मतलब भाभी जी को भी और अडालजा को भी। और मैं कई दोस्तों को भी बोला हूँ, और कई साथ में हम डिस्कस करते हैं कि भाई जिस हिसाब से जिस सिचुएशन में और जिस सिचुएशन से रास्ता अडाल जी ने निकाला है, मैंने कहा वो सिचुएशन हम लोगों के साथ होती तो शायद हम इतना नहीं कर पाते। तो ये मतलब अनबिलीवेबल थे दोनों का। मतलब बहुत कम लोग होते जो इस तरह से अपनी कैरियर में भी उतनी सक्षमता रख करके भी घर की जितनी जवाबदारियां, ये मतलब ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे
या तो आर्टिस्ट होंगे तो आर्टिस्ट ही होंगे, लेकिन एक आर्टिस्ट और एक अच्छे पिता, वो दोनों का तो पल्लू एक जैसा है और समान और समतुल रखना, वो बड़ी ये उन्हीं के पास ये आवड़त थी और इनसे सीखने जैसी थी। मैं और मेरी मिसेज कई बार डिस्कस करते हैं, हम जाते थे, मैं मिसेज के साथ भी जाता था घर, और प्रीति उस वक्त छोटी थी। एक बार मैं आपको दूसरा वाक्य बताऊं कि मैं जब मिल के गया तो प्रीति की सेंस भी देखो कि मैं उस वक्त बस में जाता था, प्रीति भी एक बार मुझे बस में मिली, तो मैं उसको जान गया कि मैंने कहा कैसे हैं बेटे, तो तुरंत उसने काफी टाइम के गैप के बाद भी बोलते नमस्ते पटेल अंकल। और यही एक, और ऐसा ही अभी अब अनुभव मुझे हुआ कि बहुत साल बाद अडालजा जी के जाने के बाद अभी हमने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रविंद्र भवन में किया था, जिसका टाइटल था टुगेदर करके। तो उस वक्त हमने जो हमसे छोड़ के गए उस आर्टिस्टों को हमने श्रद्धांजलि के रूप में भी वहां पर डिस्प्ले किया था। तो उस वक्त प्रीति नीचे उतर रही थी सीढ़ी से देख के, तो मैं उसको पहचान गया, तो मैंने कहा प्रीति मुझे जानती है क्या? साथ में प्रकृति भी थी। हाँ, तो उस वक्त भी वो बोली मेरा आवाज जाने पहचाना लगता है क्योंकि बहुत गैप पड़ गया है, मुझे नाम बता दीजिए। मैंने बोला मैं अमृत। बोले हाँ पटेल अंकल। तो जो सेंस थी उसकी, कमाल कमाल। और पडालजा के लिए तो क्या कहूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आर्टिस्टों में। हम लोग होते हैं आर्टिस्ट, हम भी हैं, लेकिन इतने इतने क्या बोलते हैं जिसको, इतने घर की तरफ ध्यान देने वाले बहुत कम मिलेंगे। इन्होंने तो घर की तरफ ध्यान नहीं, पूरा घर की तरफ जिंदगी दे दी। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, और सबको भी मुझे इतना झेलने का भी और सुनने का भी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, इतना आत्मीयता से अब बात आपने की, वो और सब हम चीजें। हम तो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा उनके साथ काफी गहरा जी, रिलेशन भी था, आना जाना भी था साथ में। 11 साल तो उनका घर और मेरा घर नजदीक में थे, साथ में रहते थे नजदीक में। भारत नगर और अशोक विहार कोई दूर नहीं था। वो क्षण जैसे पुनर्जीवित हो जाते हैं जब आप बात करते हैं। और वो बात करते हैं तो भी मुझे तो दिखता है मैं अभी उनके घर में था और छोटे छोटे थे और तुमको पढ़ा रहे थे, किताब लेके सुना रहे थे वो एक एक विषय की। जी, वो और माता जी दोनों। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत थैंक्स। शुक्रिया, आप शामिल हुए और आपने अपनी बातें हमसे साझा की। अर्चना जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अब कि आप भी थोड़ी अपनी बात रखें, क्योंकि आपने एक अलग रूप में उनसे आपका जुड़ाव रहा, क्योंकि आप पीएचडी उन पर करवा रही थी, उनकी कला पर। आप कुछ संक्षेप में कहें अगर अपनी बात। कि मैं ये कह जी, रही थी कि मुझे भी वही कहना है जो सबने कहा है, बस कहने का थोड़ा-सा तरीका फ़र्क है। अमृत सर ने कहा कि जीवन उनका संघर्षों से भरा हुआ था, असंतुलन उनके जीवन में था, लेकिन मस्तिष्क में पूरी तरह से संतुलन था, जो उनकी कला में भी वो चीज़ पूरी दिखाई देती है। सादा जीवन, उच्च विचार उनके आदर्श थे। और जहाँ तक रिसर्च की बात है, तो जब मैंने सर से पहली बार आईफैक्स में ही मिली थी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। प्रभावित इस सेंस में कि बहुत किसी एक विधा में बंधकर उन्होंने काम नहीं किया। जब उनसे बात की तो पता चला कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में उन्होंने एप्लाइड में काम किया, टेक्सटाइल मिल में काम किया, देन पोलैंड से ग्राफ़िक कला में डिग्री, देन बुक कवर डिज़ाइनिंग में भी काम किया। और अगर हम चित्रों की बात करें तो रेखा चित्र से लेके जल रंग, टैल रंग, कोलाज में बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा कोई विधा नहीं था कि जिसको उन्होंने टच ना किया हो। और उनके रेखा चित्र और ग्राफ़िक्स में तो वो दोनों में बहुत माहिर थे। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार पर अगर हमें काम कराते हैं, तो एक तो हमारे विषय बहुत अपग्रेड होता है, एक विषय को नया आयाम मिलता है। एक प्रतिभा संपन्न कलाकार से जो कुछ लोग जुड़े होते हैं, वहाँ विद्यार्थी वर्ग भी जुड़ जाता है और फिर वो आगे उनके ऊपर और नई-नई रिसर्चेज़ करता है। उसे समझ में आता है कि हाँ, एक कलाकार ये भी थे, हम इनको भी लेके आगे काम कर सकते हैं। जैसा प्रीति मैम ने भी कहा कि जो आकांक्षा का थीसिस है, उसमें बहुत सारा काम है। सर का और सारा काम ईयर ईयर वाइज़ है।
जब आपको दिया गया होगा तो वो मैम को जो दिया गया है, वर्षा मैम को, वो ऐसे ही दिया, हमने तो सर से एक-एक चीज़ ईयर वाइज़ ली। तो उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन है, टाइटल से लेके, मीडियम से लेके, साइज़ से लेके, ईयर वाइज़। हाँ, थोड़ी कमी है कि उसे हमें थोड़ा-सा अपडेट करके एक बुक फॉर्म में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी तक एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में है, वो एक समाज में हर जो कला जिज्ञासु है, कला प्रेमी है, अच्छा रीडर है, कला समीक्षक है, उस तक वो किताब पहुँचे। और जब, क्योंकि चीज़ों से ही चीज़ें निकल के आती हैं, रिसर्च से ही रिसर्चेज़ होती हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे मैंने बताया है कि स्केचिंग में उनकी बहुत महारत थी। स्केचिंग तो आप उनके घर पे जाओ, चाहे वो माचिस की डिबिया है, चाहे वो शादी का कवर है, कोई इन्विटेशन कार्ड है, कैटलॉग है, सब चीज़ों पे आपको उनकी ड्राइंग मतलब एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आपको कौन-सा टाइम अच्छा लगता है पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग? बोले इसके लिए तो शीलता के लिए तो समय की कोई बाध्यता ही नहीं है, जब मन करे शुरू हो जाओ, चाहे वो बस स्टैंड हो, ट्रेन हो, सभी में काम करते रहते थे। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने केवल ऑयल में काम किया हो, एक्रेलिक में काम किया हो, उन्होंने कॉफ़ी से भी, जो कॉफ़ी जम गई वो उन्होंने अपने स्टूडियो में दिखाई, कॉफ़ी जम गई उससे पेंटिंग बनाई है, चाय से पेंटिंग बनाई है, और भी बहुत सारी मेहंदी से पेंटिंग बनाई थी, और भी कुछ चीज़ें थी इस तरह की हर्बल कि मतलब मीडियम आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी अभिव्यक्ति, कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है इन ओ ओन वे। तो मेन चीज़ ये है कि एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे, जीवन से भरे हुए थे, जैसा नाम था, वैसा ही उनका व्यक्तित्व था। और बात तो करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोल सकती हूँ उनकी कला की विशेषताएँ, थोड़ा पारंपरिक कला को लेकर लोक कला के साथ जोड़कर घनवादी स्टाइल में उन्होंने मॉडर्न के साथ काम किया, जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक था। रात को सोते टाइम पेपर्स को मोड़कर अपने बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे रख देते थे और सुबह उसे वापस सीधा करके प्रेस कर देते थे, तो एक नया टेक्सचर निकल के आता था। तो बहुत सारी छोटी-छोटी बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। हम एक बार उनके साथ ललित कला अकेडमी गए, तो उसकी पुस्तकालय में भी गए, लाइब्रेरी में भी गए, तो वहाँ उनका कप सेल में था, उन्होंने तुरंत खरीदा और मुझे गिफ्ट किया। हम जाते थे, घर जाते थे, भी ये खाओ बहुत अच्छा है, ये क्या है? तो पता चला वो कच्ची हल्दी के छोटे-छोटे पीस करके नमक नींबू, मैंने तो पहली बार टेस्ट किया, तो उसके बाद मेरी किचन में हमेशा सर्दियों में वो रहता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे अनुभव थे जो ना केवल एक अच्छा कलाकार, बल्कि एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक, एक अच्छा देश प्रेमी, एक अच्छा कलाकार, सारे ही गुण उनमें थे। और हम तो जाते थे तो देखते थे प्रीति मैम और नीरव सर को उन्होंने क्या से क्या बना दिया। भई बहुत मुश्किल होता है एक पेरेंट्स के लिए इन परिस्थिति में अपने को संतुलित रखते हुए परिवार को भी देखना, अपने प्रोफ़ेशन को भी देखना, और दोनों ही में उनको बहुत महारत हासिल थी। बहुत सारे उनके बुक कवर डिज़ाइन उन्होंने मुझे दे दिए थे कि अर्चना मेरे बाद इनका क्या होगा तुम ले जाओ। तो अभी मेरे पास वो सजे हुए संजोए हुए रखे हुए हैं। और जैसा मैम ने कहा, वर्षा मैम ने, कि शुरुआत उनकी माताजी जो गुजराती कढ़ाई करती थी, उसी से उन्हें कहीं न कहीं प्रेरणा मिली। और एक उन्होंने बताया था कि वो मुस्लिम ताजिए निकलते थे, तो उससे भी वो कहीं दिल्ली न में कहीं जाते हुए देखते हाँ, उनसे भी वो कहीं न कहीं इंस्पायर्ड थे। कराची में। जी। कराची में बॉर्न थे। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं कलाकार अपनी परिस्थितियों से, अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से आगे बढ़ता हुआ अपनी कला उसके परिवेश के साथ जुड़ जाती है। एक ये कि वह अपनी कला को अपने परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं। तो ऐसे ही जी, जी, राजा जी। तो ये है मैम। और आप कहेंगी मैं बोल लूँगी, समय की सीमितता बता दीजिए क्योंकि 8 बज नहीं, अब रहे तो हैं। हाँ, समय का थोड़ा, क्योंकि हम आपका हाँ। एक अलग से भी रखेंगे एक बार, तब बिल्कुल, जब विस्तार से एनी हम लोग। टाइम जब आप चाहें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने अलग-अलग थैंक यू। पहलुओं पर प्रकाश डाला, बात की हमसे, साझा किया अपने अनुभव और विचार, बहुत अच्छा लगा। अ, मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मुझे इस मंच के साथ जोड़ा और मुझे वर्षा मैम को सुनने का भी मौका मिला, और बहुत सब सारे बच्चे थे सौभाग्यशाली जो हैं कि यहाँ उनको भी हमारे सुनने का हमें हैं, अवसर सभी मिला। के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो सभी का बहुत-बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। और यहाँ सही सभी आत्मीय जन हैं,
बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे एक अनुरोध पर सब हमसे जुड़ जाते हैं, और एक सार्थकता का जो एक अनुभव होता है, एक अपनत्व का जो एक अनुभव होता है, मुझे लगता है एक सुकून के कुछ लम्हे हमें मिल जाते हैं एक साथ। ये इसको भी मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ, और बड़ों का आशीर्वाद कि लोग इतनी आत्मीयता से हमारे सभी आत्मीयजन जुड़ते हैं। अब सबका क्या ख़्याल है कि कुछ और कोई कोई कहना चाहते हैं, या फिर थोड़ा-सा संगीत की ओर मुड़ें थोड़ा-सा? क्योंकि उनका एक पैशन म्यूज़िक था, और पुराने फ़िल्मी गीत उनको बेहद-बेहद पसंद थे, और पेंटिंग करते हुए वो उस समय जो पुराने ज़माने का एक जर्मन उनका जिसमें बहुत बड़ी रील्स हुआ करती थी, आज की तरह कैसेट्स नहीं होती थी। तो पुराने-पुराने गाने सुनते थे, गुनगुनाते थे और पेंटिंग करते जाते थे। तो उन्हीं से वो जो एक रुचि थी, और वो जो पसंद भी मुझ में आई, और फिर वो आगे उसका विकास होता गया, उसमें भी उन्होंने मुझे पूरा प्रोत्साहन दिया, और मतलब इतनी तरह से वो प्रोत्साहन देते थे कि कोई भी कार्यक्रम आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, अगर अच्छा वो सुन रहे हैं, तो मुझे कहेंगे सुनो, सुनो, ये फ़ोन करके बताते थे मुझे कि ये कार्यक्रम कार्यक्रम आ रहा है, इनका गीत आ रहा है, चलो सुनो तुम। तो हर वक़्त एक हर क्षण को जीने वाले व्यक्ति। तो बस लगातार उनसे प्रेरणा मिलती रही, और अभी जो कुछ भी मैं हूँ, वो उनकी और मम्मा मेरी माताजी की जो साधना है, बस उसी का सुफल है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुजरात से हमारे सब कोई भी कहीं भी यात्रा पे भी जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जुड़ेंगे आपके साथ। तो इतनी व्यस्तता में से सब समय निकाल के आए हैं, बहुत बहुत सबका शुक्रिया। और हम कुछ संगीत के की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। अ, कुछ एक छोटा सा मेडले मैंने तैयार किया था, कि जो पुराने पापा के पसंदीदा गीत हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँ? प्रकृति, करूँ स्टार्ट? हाँ जी मम्मा, बिल्कुल, बिल्कुल शुरू करिए। मैं दिल को एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान ज़रा। मैं दिल को एक अरमान भरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, तू आके मुझे पहचान ज़रा। मैं दिल को एक अरमान भरा, ये सच है तेरी महफिल में, मेरे अफ़साने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। मुझसे निगाहों को न चुरा, मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान ज़रा। मैं दिल को एक अरमान भरा, मुझे न सपनों से बहलाओ, मुझे न सपनों से बहलाओ, दूरी का दुख दिल में सहूँ मैं, रहते पास भी दूर रहूँ मैं, दूरी का दुख दिल में सहूँ मैं, रहते पास भी दूर रहूँ मैं, छूना चाहूँ छू न सकूँ मैं, छूना
चाहूं छू न सकूं मैं, ऐसा जुल्म न ढाओ तुम, ऐसा जुल्म न ढाओ मुझे, न सपनों से बहलाओ। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना, लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते आ, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का इसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ ना आऊं, हाँ तेरे हाथ ना आऊं, दूर दूर से करूं इशारे और तुझको तरसाऊं, चंदा की खिड़की से झांकूं और मैं छुप जाऊं, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ ना आऊं, हाँ तेरे हाथ ना आऊं, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए है, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रटन लगाए है, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, तुम न जाने किस जाम में खो गए, तुम न जाने किस जाम में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जाम में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जाम में खो गए, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका
करेंगे, बनके कली बनके सवा, बागे वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रही रही हम। शुक्रिया। अदिति कुछ गाना चाहती हैं? आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मुझे मैम ही इतनी बड़ी हस्ती लगती हैं, और मैम के पिता वाकई मैम के पिता हैं। वो इतनी बड़ी हस्ती खुद रह चुके हैं, इसलिए मैम ऐसी हैं। तो हर चीज का एक कल्चरल बैकड्रॉप होता है, तो मैम वाकई में उस बैकड्रॉप की एक अगली पीढ़ी है, और बहुत अच्छी पीढ़ी है। और आई एम श्योर प्रकृति भी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये एक चीज। और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मैंने एक गीत, मैम ने मुझे एक गीत मैंने कहा था, समहाउ मुझे अभी पूरे कार्यक्रम के बाद मुझे एक गीत जो मुझे मैम और उनके पिता के रिश्ते को ध्यान में रख के जो मुझे अच्छा लगा है, जो मुझे एक कैरोके है मेरे पास, तो वो मैं गाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। और मुझे लगता है कि अगर सर हमें सुन रहे होंगे कहीं से, तो जरूर जरूर बताइएगा आवाज आती है कि नहीं। हाँ। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही आ रही। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तू नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तू नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तू नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं कहीं तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तू नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जी, इतना ही अभी गाऊंगी। बहुत सुंदर अदिति। एक्चुअली क्योंकि पुरानी मेलोडीज तो पापा को पसंद थी, नयों में भी जैसे ये भी उनका एक पसंदीदा गीत था, तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इसको और गाया। इस बार उन्होंने सुना होगा। जरूर जरूर, वो जहाँ कहीं भी होंगे, क्योंकि संगीत से उनका जो बहुत ही गहरा, जैसे दो ही पैशन, मतलब अगर वैसे तो वो वर्सेटाइल
पर्सन थे अपने आप में, लेकिन मैंने कहा ना कि ज़िंदगी को पूरी तरह जीना जानते थे वो। और कलाओं की तो हर प्रकार की उनको कला से बहुत लगाव था, लेकिन संगीत और चित्रकला से तो मतलब चित्रकला और संगीत से तो विशेष तौर पर उनका गहरा लगाव था। तो और मैं अदिति के विषय में बता दूँ, पीएचडी कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और एक एलएसआर कॉलेज से पढ़ी हैं ये। तो हमारी विद्यार्थी रही है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी है वो। और मैंने उसे एक गीत कहा था, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, किस्मत फ़िल्म का था, जो अशोक कुमार का गीत था। पर शायद वो समय नहीं मिल पाया होगा उनको, पर ये गीत भी बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद अदिति। थैंक यू मैम। अब लोग प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा अनम्यूट भी कर लीजिए, मुझे लग रहा है मैं अकेले ही बात कर रही हूँ जैसे। मतलब एक वो मैं चाहती हूँ कि सब सब अब मुझे, क्योंकि अब वो जो एक फॉर्मल जो एक हमारा कहना चाहिए कि औपचारिक सा जो एक फॉर्मेट था, वो तो अभी हमने उसको निभा लिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी बात कहें, कुछ रखें अपनी बात। बहुत ही सुंदर है प्रीति जी, बहुत ही अच्छा। मैं रमेश। अरे शुक्रिया रमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जुड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रोग्राम में जुड़ के। और जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए, जैसे भी हर बच्चे के लिए अपने माता-पिता का महत्व होता है, उन्हीं से ज़िंदगी। तो लेकिन मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रही थी, तो उससे जुड़ा हुआ जी, मुझे मैसेजेस मैं आप मैसेज एक आपसे जोड़ रही हूँ। फॉरवर्डेड मैसेज ही आजकल होते हैं, लेकिन मैं जी, उसको जी, जोड़ जी, रही हूँ कि कुछ लोग जी, ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं, और कुछ जी। लोगों से ज़िंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो ज़िंदगी होती है। क्या बात है! सुंदर, तो बहुत सुंदर रमेश जी। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको जोड़ रही थी आपके उद्गारों ने के साथ, अपने अपने मम्मी-पापा बिल्कुल, के। बिल्कुल सही, सही, बहुत ही उपयुक्त, एकदम एप्रोप्रिएट। क्योंकि रमेश जी के बारे में भी कहूँ कि इतनी ज़िंदा दिल हैं, मुझे तो उनसे कुछ ट्रिप्स पे जुड़ने का मौका मिला और जब भी बात करती हूँ उनके साथ, एक ज़िंदा-दिली, एक रवानगी, एक ताज़गी, अपनापन उनसे महसूस होता है। और अभी भी आप लोगों ने देखा कि हमेशा वो इस जब से एक आयोजन हमने शुरू किया है, वो जुड़ी हैं हमारे साथ हमेशा। बहुत ही बहुत-बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका, वो शुक्रिया। वंदना आंटी भी आई हैं, वंदना आंटी जिनसे मिले हम। हाँ जी, वंदना जी, हेलो। स्वागत हाँ, है। मैं अभी बस सोच ही रही थी मैं कुछ बोलूँगी और आपने मेरा नाम ले लिया बेटा। थैंक यू सो मच। और मैं इस समय में इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आप जो 2 बात कर रहे हैं, मम्मी तुम्हारी गाने सुन रही थी, इतना अच्छा लगा। ये सॉरी वो बीच में बच्चा बोल रहा है, और साथ में इधर रमेश जी का सुन रही थी, जो शेरो शायरी चल रही थी। मतलब बता नहीं सकती कितना आनंद आ रहा है। मैं सब अपने घर में सबको बिठा के सब सुन रहे थे, उनके गाने भी, उनके शेरो शायरी भी। और इतनी खुशी हो रही है कि अभी हम सब साथ जा रहे हैं फिर से, तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा गाना गा रहे थे आप प्रीति जी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत बढ़िया। और जो आपने थैंक यू पापा सो मच। की, जो मैंने उनकी सुनी बातें सारी आपके पापा के लिए, तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही थी कि मतलब कितने अच्छे पेरेंट्स ने, कैसे हाँ, अपब्रिंगिंग आपकी की है, ऐसा होकर भी मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत हैट्स ऑफ टू हिम रियली। ही वाज़ सीखने वेरी के थैंक यू सो नाइस। मच। और वंदना जी के लिए कहूँ कि वो तो एक सूत्रधार हैं, मतलब कड़ी हैं, क्योंकि वो हमें यात्राओं पे ले जाती हैं। हाँ, तो नहीं, उन्हीं यात्राओं पे मैं वही नहीं, आप माध्यम लोग मेरे बनती साथ। हैं। हाँ जी, आप लोग मेरे साथ चलते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गॉड मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत ही अच्छा लगा मेरे थैंक को। यू सो मच, थैंक यू सो मच। मज़ा तो मीरा सीखो। भाई, आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे कुछ? अगर यहाँ उपस्थित हैं, मतलब मुझे नहीं पता ना। और कुछ भी कहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनौपचारिक अब बैठक है, बिल्कुल ना। हाँ प्रीति, मैं नीरव बोल रहा हूँ। हाँ, स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। और पापा के लिए तो इतनी सारी बातें हैं कि क्या कहा जाए संक्षेप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए जीवन साधना और कला साधना एक दूसरे के पूरक थे, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। जब जीवन संघर्ष से थक जाते थे, तो वो कला से
कला साधना करके और जीवन संघर्ष के लिए प्रेरणा लेते थे, रिचार्ज होते थे। और जब उन्हें कला की साधना करनी होती थी, तो वो जीवन को, जीवनानुभवों को उ अपनी कला का आधार बनाते थे। और जो चित्रकला के रूप में आप उनके पेंटिंग्स और ड्राइंग्स और स्केचेस देखते हो, वो तो अ अ, स्टिल पिक्चर्स हैं। और निशब्द भी है वो। जी। लेकिन मेरे और प्रीति के रूप में तो उन्होंने जीवित चित्र बनाए हैं आप लोगों के सामने। मुझे भी इस लायक बनाया कि मैं इस समय भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, और प्रीति तो आपको पता ही है कि लेडी श्री राम कॉलेज में प्रोफेसर है। तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो कलाकार है उसने जीवन को भी उतने भरपूर रूप में जिया हो और उसके समानांतर उतनी ही श्रेष्ठ कला साधना भी की। और उनके जीवन का अभाव, उनके जीवन का दर्द कई-कई रूपों में उनके चित्रों में दिखाई देता है। उसको देखने की पार की दृष्टि होनी चाहिए। मुझे तो अपने जीवन में भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं एक चीज कह सकता हूँ कि यदि उनकी जगह मैं होता, तो शायद मैं उनके जैसा काम नहीं कर पाता, ना जीवन के क्षेत्र में और ना कला क्षेत्र में। क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, वो बिल्कुल दूसरों से भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे कहते हैं। और इसलिए मेरे लिए हमेशा से वो प्रेरणा और आदर्श के रूप में रहेंगे। और बाकी सब लोगों ने उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में और उनकी चित्रकला के बारे में कुछ ना कुछ कहा ही है। और लगभग सब जो भी कुछ कहा गया है वो ठीक ही कहा गया है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बाकी जिनको कुछ भी कहना हो तो कहें। बस मेरे लिए जो है ना, और ये जो प्रीति हर वर्ष आयोजित करती है, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर उनकी यादें बहुत आती हैं। तो चलो ठीक है प्रीति, अब मैं बस इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। तो अब हम समापन की ओर बढ़े या कुछ और कहना चाहते हैं? प्लीज मुझे बिल्कुल ना, क्योंकि रवि जी अगर हैं तो वो बात कहें ना अपनी। मैंने उनसे पहले भी जिक्र किया है। एक्चुअली भाई मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन है इस समय उपस्थित, मतलब जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं। तो मैं अंदाजे से ही, और बहुत कुछ जो मुझे इधर-उधर से पता चल रहा है कि ये आए हुए हैं, तो माफ कीजिएगा किन्हीं का नाम अगर छूट जाए या गलती से रह जाए, क्योंकि अनु जी, रघुवीर जी भी आए हुए हैं। और रवि जी प्लीज आप कुछ कहें। आपका तो हमारे परिवार से बहुत लंबा एक संबंध रहा है। हाँ प्रीति, नमस्कार और नमस्कार। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। लेकिन जैसा मैंने बताया था, इस समय मैं इस स्थिति में हूँ नहीं
कि जी 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 आप मैं सुन बिल्कुल रहा हूँ बोलिए। लगातार, मैं लगातार सुन रहा हूँ सारा कार्यक्रम को। और जी अभी एकदम जस्ट हम लोग निकलने की ही स्थिति में हैं, घर से चलने की तैयारी में जी जी हैं जी और अंतिम समय की चीजें तैयार कर रहे हैं। अभी रसिक जी का फोन आया था, काफी देर पूछता रहा क्या किया क्या नहीं किया है। तो अभी इस समय बात मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बस मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इस समय अर्पित करूंगा कि उन्होंने जो जीवन जिया, भरपूर जीवन जिया, और हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत और आदर्श उनका जीवन मैं हमारे लिए रहा है। हमेशा से 40 साल का साथ हमारा रहा, बहुत ही जी अद्भुत, बहुत ही यादगार, और बहुत कुछ है कहने के लिए मेरे पास, लेकिन अभी इस नहीं समय वो मैं हमसे अगली थोड़ा सा बार, क्योंकि हाँ मैं तो पहले आप दोनों का, आपका सुधा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ नहीं कि नहीं, आप शुक्रिया की दोनों तो बात ही नहीं है, हमें अच्छा इसमें लगता समय निकाला। और रवि जी के बारे में बता दूं कि एसआरसीसी में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं, आलोचक हैं, व्यंग्यकार हैं, बस। और जैसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो ये सब अभी वो आशीर्वाद है बड़ों का और मित्रों का, ये शुभकामनाएं हैं जो इस रूप में फलित होती हैं, और बड़ों का आशीर्वाद है जो हमें यहाँ तक ले आया है। और इसमें अंकल आंटी दोनों का ही मैं स्मरण करूंगा इस समय। दोनों से बहुत आत्मीयता, बहुत प्यार हमें मिला, और बहुत सी यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। घंटों उन पे बोलने का मन है इस समय, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था है, और निश्चित रूप नहीं, से आप हम फिर किसी और अवसर पर मिलते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे इस पर। जरूर जरूर आपको हम आगे आमंत्रित करेंगे। और आपको यात्रा के लिए शुभकामनाएं, आप जी दोनों जी को, सुधा जी को, आपको। जी जी, धन्यवाद आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बेटा मुझे ये देखो कि हरीश नवल सर या सुधा मैम आई हैं क्या? सुधा नवल मैम, मुझे पता नहीं चलेगा बेटा। मम्मा डी के नाम से हैं जो ज्वाइन किया है जिन्होंने, अगर वो अपना परिचय दें। और हेतल दीदी हैं, अंजलि अच्छा, मुंबई से जुड़े हैं हेतल, मेरी जो कजन है उनकी बेटी। जी। और जयश्री बेन मैंने बताया मुंबई से जुड़े हैं। बहुत सब आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और अगले वर्ष फिर कोशिश करेंगे सब लोग हम लोग साथ में जुड़े बैठे, कुछ कविता हो, कुछ संगीत हो, कुछ बातचीत हो, कुछ विश्लेषण हो। तो एक मिला जुला एक जैसे गुलदस्ता होता है, उसको लेकर हम कोशिश करेंगे कि फिर आपसे मिलें और पापा मम्मी को इसी तरह याद करें, उनसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, धन्यवाद, नमस्कार।